गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 सामान्य हिंदी भाषा और आधुनिकता अध्याय है जो कल हमने आपको इसमें पढ़ाया था, तो वो पूरा नहीं हुआ था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम फिर इसमें बची हुई चीज़ों को पढ़ते हैं जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया निबंध भाषा और आधुनिकता है कि हम भाषा में आधुनिकता किस प्रकार से ले आएंगे, उसी के बारे में पढ़ा जा रहा था कि आधुनिकता या नवीनता हमारी भाषा में आएगी तभी हमारी भाषा रमणीय होगी, सुंदर होगी, प्रभावी होगी। तो आइए आगे देखते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। लेखक कह रहा है कि जब हमारा विज्ञान प्रगति करता है तो नई नई चीज़ों का उसमें आविष्कार होता है, नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। जब कभी नया आविष्कार होता है या जब कोई नई चीज़ों को बनाई जाती हैं तो उसका या उसे एक संज्ञा अर्थात एक नया नाम दिया जाता है। कोई भी चीज़ बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ यदि बनाया गया तो उसका यदि नाम नहीं होगा तो हम उसको कैसे बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो उसको एक नया नाम दिया जाता है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, जिस देश में उसे बनाया जाता है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। तो बच्चों लेखक का कहने का तात्पर्य है या लेखक ने भाषा की नवीनता के आशय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाषा में नवीनता अर्थात नएपन का गुण होना आवश्यक है। भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और उपयोगिता में वृद्धि करती है। यदि भाषा में नवीनता रहेगी तभी उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा। भाषा में नवीनता लाने के लिए भाषा के शब्दों पर ही प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। लेखक कह रहा कि यदि हमें भाषा में नवीनता, नयापन या आधुनिकता लाना है तो प्रमुख रूप से हम उसके शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि शब्द ही भाषा की इकाई है। क्योंकि शब्दों के द्वारा ही हम अपने बात को कह सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन लेखक कह रहा परंतु भाषा के नवीनीकरण अथवा शुद्धिकरण माने भाषा को नवीन बनाना, नया बनाना अथवा उसे अशुद्ध को शुद्ध करना। तो भाषा के नवीनीकरण अथवा शुद्धिकरण का यह आशय नहीं है कि हम दूसरी भाषा से आए प्रत्येक शब्द में परिवर्तन करने का प्रयास करें। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें भाषा में नवीनता लानी है, उसमें शुद्धिकरण करना है, तो हम ऐसा ना करें कि जो दूसरी भाषा से जो शब्द आए हुए हैं उसमें परिवर्तन करें, उससे हम अपनी भाषा में नवीनता लाएं, उसका शुद्धिकरण करें। यदि कोई विदेशी भाषा का शब्द अपना भाव संप्रेषित करने में सक्षम है, लेखक कह रहा कि जैसे हम विदेशी भाषा के शब्द से अपने भावों को संप्रेषित करने में सक्षम है तो उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करना उचित नहीं है। इस प्रकार से लेखक ने बताया कि यदि हर देश उस चीज़ के लिए, जैसे किसी चीज़ का निर्माण करता है, किसी चीज़ का खोज करता है, किसी चीज़ का आविष्कार करता है, तो उस चीज़ के लिए यदि अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में दिक्कत होगी। जैसे उसका कहने का तात्पर्य यह है कि
चीज़ का अमेरिका में आविष्कार हुआ, कहीं कर्नाटक में हुआ, बंगाल में हुआ, तो सबकी अलग अलग भाषाएं हैं। यदि अपनी अपनी चीज़ तो एक ही रहेगी, अपनी अपनी भाषा में लोग उसका नाम देंगे तो लोगों को समझने में कठिनाई होगी। जैसे उसने उदाहरण दिया कि रेडियो, इस टेलीविज़न, स्पुतनिक, प्रायः सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। इनके लिए टेलीविज़न, रेडियो, स्पुतनिक या और भी अन्य चीज़ें हैं, सभी भाषाओं में केवल इनका एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से उसने कहा कि और भी उदाहरण है, जैसे सीढ़ी लगाना। तो ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से, माने बहुत समय से भारत में एक ही साधन मौजूद था, वह क्या था? सीढ़ी। औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया और भी कई तरह की सीढ़ियों को बनाया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एक्सीलेटर आदि। भारतीयों के लिए लेखक ने कहा कि कुछ समय पहले भारतीयों के लिए ये शब्द बिल्कुल नए शब्द थे, लेकिन या आज इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते। द्रष्टव्य नहीं होते माने दिखाई नहीं देते। इस स्थिति में लेखक का कहने का तात्पर्य है कि उन शब्दों को यथावत माने जैसे के तैसे ग्रहण करने में हमको कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, हमको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से लेखक ने बताया कि जैसे कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उनके या उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। जैसे लेखक का कहने का तात्पर्य हम हैं, कोई दूसरा भी है, वो किसी दूसरे भाषा से संबंधित है, भाव हमारा एक ही होता है, लेकिन भाषा एक या शब्द एक न होने के कारण उसके भाव स्पष्ट नहीं होते। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्द जैसे एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ उनका प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उसने उदाहरण दिया कि उष्ण माने गर्मी, कि उष्ण एक भाव है, माने जिसको हम अनुभव करते हैं। और जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा की उसको कहते हैं, और परिणाम के संदर्भ में हम उसी को ताप भी कहते हैं। ताप माने भी गर्मी होता है। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप उनमें इतना अंतर नहीं होता जितना अब समझा जाता है। अब आगे देखिए लेखक क्या कह रहा है कि नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो, उस प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है, कि जो चीज़ हम व्यक्त कर रहे हैं अपनी भाषा में, जिन शब्दों को हम व्यक्त कर रहे हैं वह क्या हो, बिल्कुल सुस्पष्ट हो कि अगले व्यक्ति को उसको समझने में कठिनाई न हो। तो यदि सुस्पष्टता से कोई भाषा वंचित रह जाए या वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। माने जिस भाषा में सुस्पष्टता नहीं होगा वह भाषा चिरकाल तक माने बहुत समय तक जीवित नहीं रहेगी, अर्थात बहुत समय तक वह भाषा चलेगी नहीं, उसमें नवीनता आएगी, उस भाषा को परिवर्तित किया जाएगा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि नित्य
नूतनता ही वस्तु की मौलिकता की पहचान है। कि जैसे यदि कोई वस्तु है, यदि उसमें हमेशा हम कुछ नयापन लाने का प्रयत्न करेंगे, नयापन लाने का प्रयास करेंगे, तो वही उसकी मौलिकता की पहचान होगी। इसलिए लेखक कह रहा है कि भाषा में भी नवीनता होनी चाहिए, भाषा में भी नयापन होना चाहिए। लेखक ने इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार किया है कि भाषा को नए शब्द और मुहावरे प्रदान करते समय हमें इस बात को भी भली भांति समझना चाहिए, हमें इस बात को भली भांति याद रखनी चाहिए कि भाषा का प्रमुख कार्य भावनाओं, अनुभवों तथा विचारों की अभिव्यक्ति है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यदि हम भाषा में नए शब्दों को, नए मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो उन नए शब्द और नए मुहावरों को प्रयोग करते समय हमको यह ध्यान देना चाहिए कि भाषा का प्रमुख कार्य होता है कि अपने भावनाओं को, अनुभवों को और विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है वह बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति को उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से लेखक ने भाषा और नवीनता के बारे में अपने भावों को व्यक्त किया है। अब आगे वह इस अध्याय के अंतिम छोर पर कह रहा है कि संक्षेप में, माने थोड़े में, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करने का ही भाषा में आधुनिकता लाना है। कि हम भाषा में किस प्रकार से आधुनिकता ला सकते हैं, इसके बारे में उसने बताया कि दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक योगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से ही या नए शब्दों को बनाने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। अर्थात नए शब्दों को बनाने मात्र से ही भाषा आगे नहीं बढ़ती, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन माने नई शैली की प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। इस प्रकार से बच्चों, लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हम भाषा में आधुनिकता, हमें भाषा में आधुनिकता लाने के लिए, भाषा में नयापन लाने के लिए यह आवश्यक है कि नवीन शब्दों या नवीन मुहावरों एवं नवीन रीतियों, अर्थात नए शब्दों, नए मुहावरों, नए रीतियों के आधार पर हम भाषा को व्यवहारिक बनाने का प्रयास करें। जब हम उसमें नए नए शब्दों को, रीतियों को, मुहावरों को जोड़ेंगे तो हमारी भाषा अपने आप प्रभावशाली होगी और हमारी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा। इस प्रकार लेखक का कहने का तात्पर्य है कि केवल नवीन शब्द गढ़कर ही या नए शब्द को बनाकर ही भाषा को आधुनिक नहीं बनाया जा सकता है, भाषा को नया नहीं बनाया जा सकता है, वरन भाषा को आवश्यक बनाने के लिए भाषा को आधुनिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमें नवीन पद्धतियों का या नवीन पारिभाषिक शब्दों का एवं नवीन शैलियों के लेखन का उपयोग करना होगा। उसका हम प्रयोग करेंगे तभी हमारी भाषा आगे बढ़ पाएगी और तभी लेखक ने यह जो निबंध लिखा है कि भाषा और आधुनिकता, तभी हमारी भाषा आधुनिक बन पाएगी। बच्चों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब इसमें आपको प्रश्नोत्तर करने होंगे जिसको बताया जाएगा। तो
यहीं पर इसको समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।